Hello, students. I am sure you all are very energetic to learn a new topic in CA Inter Financial Management subject, a very small theory topic in the chapter of Working Capital Management. This is the last unit given in the study material in the chapter of Working Capital Management, and that talks about different way of financing the working capital. बच्चों, अब तक हम काफ़ी कुछ वर्किंग कैपिटल के बारे में सीखे हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे एस्टिमेट करनी है, राइट। वर्किंग कैपिटल की साइकिल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स यानी कि कैश, इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, इन सब के बारे में हमने डिटेल में सीखा है। सो नाउ एट द लास्ट मोमेंट इन द लास्ट यूनिट ऑफ दिस एंटायर ग्रुप ऑफ चैप्टर्स we are going to study how to bring the finance, right, of working capital. So with a very positive note, let's start with a chapter, a theory chapter, a very simple chapter, financing of working capital. देखिए, सबसे पहले जो इसमें हम करने वाले वो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन बहुत ही इजी है। मैं पहले यही कहना चाहूंगा that after determining the amount of working capital required, once you compute amount of working capital by making that simple statement, total of current assets minus total of current liability, आप working capital requirement कैसे लेके आए थे बच्चों? आई एम श्योर आपको चैप्टर और उसके तरीके याद होंगे। इट इज सिंपली स्पीकिंग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसा करके आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेके आए थे। ये होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है एज अ फाइनेंस मैनेजर, वो होता है अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स। वो होता है अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स। नाउ दो अलग अलग टाइप की वर्किंग कैपिटल होती है बच्चों। इसको मैं चार्ट और डायग्राम के फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा आज। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में सबसे जो पहली टाइप है वो है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एंड सेकेंड टाइप जो होता है वो है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब कैसी कैपिटल? दिस इज अ कैपिटल विच इज नीडेड ऑल द टाइम इन द बिजनेस। चाहे आपकी परचेज की, सेल्स की एक्टिविटी चल रही हो या ना भी चल रही हो, फिर भी ये वर्किंग कैपिटल आपको हमेशा चाहिए। We can have some of the example for that, like a staff salary, fixed expenses. We can also take an example of, in fixed expenses, I can simply take an example of working capital, rent. Rent is the expenditure that you have to pay whether you are doing your production activity or not, right? Staff, अगर बिजनेस में काम है, बिजनेस में काम नहीं है, ज्यादा काम है, कम काम है, कुछ भी हो, स्टाफ को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। सो स्टाफ की सैलरी करने के लिए फिक्स एक्सपेंसेस लाइक वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी मीटर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, ऑल दीज थिंग्स आर फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को आपने कंप्लीटली 6 महीने तक बंद रखा है, तो क्या 6 महीने तक फैक्ट्री बंद रखने से, 6 महीने तक फैक्ट्री बंद रखने से आपको क्या लगता है कि क्या आपका म्युनिसिपल टैक्स वेव हो जाएगा? क्या आपको म्युनिसिपल टैक्स कम चुकाना पड़ेगा? द आंसर इज नो। ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है जो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो ऐसी वर्किंग कैपिटल परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, क्योंकि ऐसे एक्सपेंडिचर परमानेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। देयर कैन बी मैनी मोर एग्जांपल्स, बट मैं थोड़े एग्जांपल लेके आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं। देन ये जो कैपिटल है वो कहां से आएगी? सो व्हेन देयर इज अ परमानेंट वर्किंग कैपिटल नीडेड, ऑलवेज ब्रिंग दिस कैपिटल फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्स। LT का मतलब निकालेंगे बच्चों, फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्स, लाइक डेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इक्विटी इज नेचुरली फॉर द लॉन्ग टाइम। क्योंकि ऐसी कैपिटल की आपको जरूरत पड़ती है बार बार, एक कंटिन्यूअस आपको ये वर्किंग कैपिटल चुकाते रहना है। एंड दिस वर्किंग कैपिटल इज नॉट समटाइम्स डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि गुड्स एक बार बनाया आपने, बनाने के बाद गुड्स को आपने मार्केट में बेचा, और जैसे ही गुड्स को आपने मार्केट में बेचा ये आपका पैसा आपके पास वापिस आ गया। ऐसा इस कैपिटल में कई बार नहीं होता है। कई बार आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब इंटरेस्ट का पेमेंट करने से डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं होता कि जिससे आपका इनफ्लो बढ़ जाए, राइट। सो अगर शॉर्ट टर्म से आप ऐसी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं,
तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? शॉर्ट टर्म से अगर आप ऐसी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब वो शॉर्ट टर्म की वर्किंग कैपिटल का बोरोइंग्स को रिपे करने की बारी आएगी, तब शायद ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल में से आप कोई भी चीज निकाल नहीं पाओगे। ये वर्किंग कैपिटल बिजनेस में एक बार जब लगती है, राइट, फिर उसको बिजनेस से वापस बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बेटर है कि ऐसे ही फाइनेंसिंग सोर्स से आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल लेके आइए जो आपका लॉन्ग टर्म का फाइनेंसिंग सोर्स हो, शॉर्ट टर्म से ये कभी ना लाए, ऐसा मेरा कहना है। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल एक ऐसी वर्किंग कैपिटल होती है जो आपको बिजनेस में सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। मतलब मान लो कि आपको डेटर पैसा नहीं दे रहा, या डेटर का पैसा आने की तारीख में अभी 8 दिन की देरी है, और उसी वक्त आपको बिजनेस का एडवांस टैक्स चुकाने की जरूरत पड़ गई। सो हियर यू नीड द मनी ओनली फॉर 7 to 8 days। सो ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल भी आते जाएंगे डायग्राम में। जैसे एग्जांपल के लिए रॉ मटेरियल परचेज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। सपोज आपको एक गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है। गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि वंस यू कंप्लीट द contract, you will get the entire payment of the contract, you will get the entire selling payment of the contract। बट जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक गवर्नमेंट कोई भी पैसा देने से मान लो मना कर रही है। सो अब आपको तो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल परचेज नहीं करोगे तो आप पेमेंट किस तरीके से करोगे, राइट। सो ऐसे टाइम में सपोज ये एक 15 days, 20 days और 1 month, इवन 2-3 months का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके लिए आपको मार्केट से थोड़ा सा पैसा बोरो करना पड़ सकता है जस्ट टू परचेज द रॉ मटेरियल। और ये भी आपको 2 months, 3 months, 1 month के लिए अगर बोरो करना है, तो इस ऐसी वर्किंग कैपिटल को भी हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहेंगे। क्योंकि जैसे ही आप गुड्स को गवर्नमेंट को बेच दोगे, जैसे ही आप गवर्नमेंट को डिसाइडेड सर्विस प्रोवाइड कर दोगे, गवर्नमेंट आपको चेक इश्यू कर देगी, और जैसे ही गवर्नमेंट चेक इश्यू करेगी तुरंत ही आप बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक की जो आपने लोन ली थी उसका पेमेंट कर पाएंगे। सो ये था टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल। कहां से आना चाहिए टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का पैसा? सो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म से लाओ तो बेटर रहेगा। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का पैसा जो है वो अगर आप शॉर्ट टर्म से लाओ तो बेटर रहेगा, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गई, सम सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर अ शॉर्ट टर्म हो गई, मे बी कमर्शियल पेपर्स हो गए। क्योंकि ये सब चीजें जो होती है शॉर्ट टर्म की, वो एक तो जल्दी आपको फाइनेंस मिलता है, उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, एंड द मेन थिंग इज दैट इसका जो कॉस्ट होता है, यानी कि इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, वो इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म कई बार कम हो जाता है, बिकॉज उसका टाइम पीरियड कम है, और आपको किसी लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट में अपने आप को फंसाना भी नहीं पड़ता है। अगर आप डिबेंचर इश्यू कर दो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के लिए, तो कोई भी डिबेंचर होल्डर 1 month, 2 month और 3 month के लिए तो पैसा देने को तैयार ही नहीं होगा, राइट। सो अगर रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म है, इफ यू फील दैट द सर्कल ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज गोइंग टू बी स्मॉलर हियर, तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म के सोर्स से टेम्पररी वर्किंग कैपिटल लेके आनी चाहिए। तो बच्चों, इस थियरी में पहला पॉइंट आपको याद क्या रखना है, मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बता देता हूं। अगर आपको पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, तो कोड आपको याद रखना है PT, this is types of working capital। P means permanent working capital and T means temporary working capital। इसके अंदर ये जो 3 points मैंने लिखे हैं, 3 points in each, अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हैं एग्जाम में, सो आई एम श्योर आपके पूरे मार्क्स इसके अंदर आएंगे बच्चों। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में थियरी। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास
क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले हमने टाइप्स देखे, अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में भी इसके दो टाइप है, मैं चार्ट के तरीके से ही इसको समझाऊंगा। माई पर्पज इज टू गिव यू द ओवरऑल बेसिक आइडिया और अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द थियरी। इस थियरी को मैं चाहता हूं कि आप ICAI के स्टडी मटेरियल से एक बार डिटेल में पढ़े, राइट, और एग्जाम में फिर इसको एक अच्छी लैंग्वेज में फ्रेम करके लिखिए। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में पहला पॉइंट क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस वर्किंग कैपिटल एंड सेकंड है नेगोशिएटेड वर्किंग कैपिटल। तो आपका कोड इसमें हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में SN, राइट, SN, ये आपका कोड हो जाएगा। टाइप्स में क्या था कोड, PT, परमानेंट एंड टेम्पररी। वैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में आपका कोड हो जाएगा SN, दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड नेगोशिएटेड वर्किंग कैपिटल। देखिए स्पॉन्टेनियस वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ये वर्किंग कैपिटल बिजनेस में नेचुरली पैदा होती है, नेचुरली अराइजेस इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल काफी सारे इसके हो सकते हैं। आप जब क्रेडिटर के पास गुड्स को क्रेडिट में परचेस करके लेके आते हो और क्रेडिटर आपको 30 डेज का वक्त देता है पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर आपको 30 डेज का वक्त देता है पेमेंट करने के लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों। अगर क्रेडिटर आपको 30 डेज का पेमेंट करने के लिए वक्त देता है, इसका मतलब जैसे कि क्रेडिटर ने 30 डेज के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया, जैसे कि क्रेडिटर ने 30 डेज के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया, तो एक तरीके से वो स्पॉन्टेनियस लोन हो गया ना, स्पॉन्टेनियस वर्किंग कैपिटल हो गई ना। थिंक अबाउट योर एम्प्लॉइज। जनरली हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं, वेजेस चुकाते हैं, सैलरी चुकाते हैं, ये सभी चीज़ें हम 1 मंथ के बाद चुकाते हैं। मतलब सैलरी जो है वो एक्रू होती है एवरी डे, बट उसका पेमेंट होता है मंथ एंड में। इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं एवरी डे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट होता है मंथ एंड में। सो ये सब जो कंपनियां हैं, आपके एम्प्लॉयज़ है, आपके जो लेबरर्स है, ये भी तो आपको स्पॉन्टेनियस क्रेडिट दे रहे हैं ना। ये एक रूल के हिसाब से पैदा हो जाती है। इसको पैदा करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती भाई। मार्केट में ये रूल है कि कोई भी वर्कर काम करेगा तो उसकी सैलरी मंथली ही होगी। सच में देखा जाए, जैसे USA में जाके देखो, USA के अंदर 7 डेज पेमेंट पॉलिसी भी है। इन सम ऑफ द बिजनेस, राइट, पर डे एट द एंड ऑफ द डे की भी पेमेंट पॉलिसी है। लेकिन इंडिया में जनरली मंथ की पेमेंट पॉलिसी होने की वजह से ऑटोमेटिक मंथ का क्रेडिट पीरियड जनरेट हो जाता है। सो ये ऐसी वर्किंग कैपिटल है जो बिजनेस में आपको कहीं से मांगने नहीं जाना पड़ता, ऑटोमेटिकली ये वर्किंग कैपिटल जनरेट हो जाती है। देखिए सेकेंड बॉक्स के अंदर उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। लाइक सबसे पहला एग्जांपल हो सकता है ट्रेड क्रेडिट का एग्जांपल, फिर हो सकता है क्रेडिट फ्रॉम एम्प्लॉय और क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर का एग्जांपल। तो ये सब आपकी हो गई स्पॉन्टेनियस वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी। आपको ये वर्किंग कैपिटल को अलग से लाने की, किसी से बोरो करने की, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बट जो सेकेंड टाइप है नेगोशिएटेड वर्किंग कैपिटल, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट और एब्सोल्युटली अपोजिट ऑफ व्हाट इज स्पॉन्टेनियस वर्किंग कैपिटल. Negotiated working capital is such a working capital which is specifically asked from or negotiated from some financial institution, from some commercial bank or from public at large. ये वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली बॉन्ड नहीं हो जाता। आप बैंक में जाते हो, आप बैंक से बातचीत करते हो, बैंक आपको पर्पस पूछती है, फॉर व्हाट पर्पस यू नीड बैंक ओवरड्राफ्ट। आप उसकी रेगुलर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो और फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद समटाइम्स विथ और समटाइम्स विदाउट सिक्योरिटी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट इश्यू किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट का नेगोशिएशंस होता है मैनेजर्स के साथ। इसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट का नेगोशिएशन होता है। तो ऐसे कई सारे नेगोशिएशंस होते हैं, तब जाके आपको बैंक ओवरड्राफ्ट मिलता है। और बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेते हो, राइट। वैसे ही
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लोन है, या पब्लिक के पास आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल पेपर या तो पब्लिक डिपॉजिट से पैसा उठाया है, तो ये सब वर्किंग कैपिटल जो है उसे मैं कहता हूं नेगोशिएटेड वर्किंग कैपिटल। इन शॉर्ट, जो एफर्टलेस वर्किंग कैपिटल है, इस वर्किंग कैपिटल को मैं क्या कहना पसंद करूंगा बच्चों, ये जो है वो वर्किंग कैपिटल होती है हमारी effortless working capital. You don't have to put any effort to create this working capital due to the routine activity of the business, due to the market rules of the business. You get your credit, your by default credit. You, not only you, all of the same, all of the market is getting this kind of credit, and there is no any effort you have to put for this. That is why the name is spontaneous. Spontaneous का मतलब क्या होता है बच्चों, खुद ब खुद पैदा होने वाली वर्किंग कैपिटल। जबकि ये जो नेगोशिएटेड वर्किंग कैपिटल है वो आपकी एफर्ट डिमांडिंग वर्किंग कैपिटल में कहूंगा, राइट। एफर्ट डिमांडिंग वर्किंग कैपिटल में कहूंगा। एफर्ट डिमांडिंग का मतलब क्या, ये वर्किंग कैपिटल ऐसे ही नहीं आ जाती। इस वर्किंग कैपिटल के लिए आपको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। बिजनेस की प्रेस्टीज कैसी है, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है, बिजनेस का क्रेडिट स्कोर कैसा है, राइट। आपको पता हो बच्चों, तो इंडिविजुअल में एक सिबिल स्कोर होता है, राइट। ये सिबिल स्कोर की तरह हर एक बिजनेस का भी क्रेडिट रेटिंग होता है। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसका काफ़ी सारी प्रोफेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाता है। तो वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद एक एनालिसिस किया जाता है, और उस एनालिसिस से पता चलता है कि कौन से बिजनेस को कितनी वर्किंग कैपिटल दी जा सकती। वर्किंग कैपिटल की एक कैपेसिटी, वर्किंग कैपिटल का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी टेस्ट उतना ही वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। सो देयर आर मेनी स्टेप्स ऑफ फॉर्मेलिटी, देयर आर मेनी स्टेप्स ऑफ नेगोशिएशन, और इसीलिए ऐसी वर्किंग कैपिटल को नेगोशिएटेड वर्किंग कैपिटल कहा जाता है बच्चों। सो आई होप आप ये कोड याद रखोगे, SN। somebody ask you what are the classification of working capital, just put it SN. S means spontaneous, N means negotiated working capital। चलिए, ये खत्म करने के बाद एक थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। आप बच्चों देख रहे होंगे कि ज्यादातर मैं डायग्राम्स और चार्ट का यूज करके ही आपको थियरी टॉपिक समझाना चाहता हूं, बिकॉज दिस इज द ओनली बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। अगर मैं लंबे पैराग्राफ्स लिखने की कोशिश करूंगा, सो इट विल बिकम वेरी बोरिंग, एंड जो आपको क्रक्स ऑफ द थियरी मुझे देना है वो अच्छे तरीके से काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेट्स गो अहेड। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट पैरामीटर्स you have to keep in mind while you decide your working capital source, right? There are some parameters, एक एक करके देखते हैं उसको। सबसे पहला जो पैरामीटर है बच्चों वो कॉस्ट फैक्टर। आपको मालूम है ना कि वर्किंग कैपिटल फ्री नहीं होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म से आप लेके आओ, चाहे वो आप लॉन्ग टर्म से लेके आओ, कोई भी वर्किंग कैपिटल फ्री नहीं होती है। आपको वर्किंग कैपिटल के सामने कुछ ना कुछ सामने कॉस्ट चुकानी पड़ती है, राइट। तो पहला कॉस्ट फैक्टर है। नेचुरली ऐसे ही सोर्स से वर्किंग कैपिटल लानी चाहिए जिसकी कॉस्ट आपके लिए सबसे ज्यादा मिनिमम हो। दूसरी बात, जब आप कॉस्ट डिसाइड करो तब मैं चाहता हूं कि आप इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में भी सोचो। जैसे अगर आप बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। सपोज आपको बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस का 10% में मिलता है, एंड आपके बिजनेस के ऊपर 30% का अगर टैक्स लगता है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके लिए जो नेट कॉस्ट ऑफ बैड डेट हो जाएगी वो ओनली 7% हो जाएगी। सो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है कि टैक्स की क्या असर आएगी। ये कॉस्ट फैक्टर लेने की वजह से आपकी ओवरऑल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO है उसके ऊपर क्या असर आएगी, क्योंकि KO के ऊपर जैसे ही कोई इफेक्ट आती है उसकी सीधी इफेक्ट वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे आती है, राइट। ये सभी आपने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में सीखा है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि KO को आपका जो फाइनेंस का सोर्स है वो KO को बढ़ाने का काम करता है या KO को कम करने का काम करता है। सो कॉस्ट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज इंपैक्ट ऑन क्रेडिट रेटिंग। देखिए,
क्रेडिट रेटिंग जो है ना वो काफी सारी प्रोफेशनल एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। अब ये प्रोफेशनल एजेंसीज जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखती है, राइट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखती है, फिर लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस को देखती है, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस को देखती है, ये ऑपरेटिंग लिवरेज को स्टडी करती है, फाइनेंसिंग लिवरेज को स्टडी करती है। तो जो आपकी फाइनेंशियल लिवरेज है वो बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क बताती है, राइट। और फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या, रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी बिजनेस के पास बहुत ही ज्यादा डेट है या ऐसा डेट है जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा कॉस्टली गिना जाता है, बहुत ही ज्यादा रिस्की गिना जाता है, सो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ योर बिजनेस। अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ योर बिजनेस। और फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो कंपनी का केओ बढ़ेगा, कंपनी का केओ बढ़ेगा तो कंपनी का वैल्यूएशन डाउन होगा, ओवरऑल मार्केट में कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग है वो गिर सकता है। तो ध्यान दीजिए, उसी सोर्स से वर्किंग कैपिटल लाने की कोशिश करो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रेकमेंड करती हो। आप कहीं और से अगर जाएंगे जिसका ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं होगा तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसके लिए एक नेगेटिव मार्किंग्स आपके साथ कर सकती है। द लास्ट वन इज मतलब थर्ड वन इज फिजिबिलिटी, नॉट द लास्ट वन, फिजिबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आप जिस सोर्स से लेके आ रहे हो वो लीगली, प्रैक्टिकली, मोरली कितना फिजिबल है ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। लीगली का मतलब क्या आप ऐसे किसी सोर्स से तो पैसा नहीं लेके आ रहे जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ इलीगल तरीके से किया गया है। अगर इलीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पैसा अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल में लेके आओगे तो हो सकता है कि कोई लीगल एक्शन आपके बिजनेस पे लिया जाए। इससे बहुत ही अच्छा इसमें एग्जांपल लिया जा सकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मूवीज का भी प्रोडक्शन होता है, राइट। तो मूवीज के प्रोडक्शन में भी फंड्स की तो जरूरत पड़ती है। अब सोचो, आप मूवी प्रोडक्शन के लिए फंड्स अगर इलीगल लोगों का लाया जाए, आप सबने सुना है, इट इज वेरी ओपन, इट इज वेरी ओपनली टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट कि बिजनेस में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के पैसे लगते हैं, राइट। तो ये जो पैसे आप लेके आए हो वो आप ऐसी वर्किंग कैपिटल लेके आए हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट लेके आए हो, उसकी वजह से लीगल ट्रबल्स में कोई भी व्यक्ति, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइट, इवन एक्टर ऑफ द बिजनेस इसके अंदर फंस सकते हैं। तो इसी फिजिबिलिटी को देखना जरूरी है। सो लीगल देखिए, प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी, लाइक सपोज you are in India and you want to take a loan from US market। अगर आप US मार्केट से लोन लेने के लिए जाओगे तो मेरे हिसाब से ये फिजिबल नहीं है, बिकॉज US मार्केट आप अगर अप्रोच करने के लिए जाओगे शॉर्ट टर्म के लिए तो वहां पे आपका कोई क्रेडिट नहीं है, यू कैन नेवर गिव इनफ प्रूफ दैट यू आर डूइंग गुड एक्टिविटी इन इंडिया। ऊपर से डॉलर में लोन होगी, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड इंटरनेशनल लॉ इसके अंदर बीच में आएंगे, इनकम टैक्स, GST का इंप्लीकेशन आएगा। सो ऐसे इंडिया में रहते रहते अमेरिका से मैं लोन लेने ये मुझे एक तरीके से फिजिबल नहीं लगता है। सो प्रैक्टिकली भी वो चीज फिजिबल होनी चाहिए, मोरली भी फिजिबल होनी चाहिए। मोरली फिजिबल मतलब वही लीगली वाली बात आ गई। इफ यू फील दैट द सोर्स ऑफ द कैपिटल फ्रॉम विच यू आर ब्रिंगिंग द कैपिटल इनटू योर बिजनेस इज नॉट मोरली करेक्ट, तो ऐसी वर्किंग कैपिटल से भी मेरे हिसाब से बिजनेस को लॉन्ग टर्म में बचना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। From whatever source you are bringing the working capital must be the reliable source of the working capital। देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, लाइक सपोज आपकी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, यू वांट टू टेक अ वर्किंग कैपिटल ऑफ सपोज 100 करोड़। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी को 100 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, ऐसा मानो, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। बट दिस वर्किंग कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। Company needs working capital to be financed in the installment so that the company can not have the excess amount of capital, and at the same time the interest cost also diminishes because you are taking the amount of bank overdraft इन इंस्टॉलमेंट, राइट। सो 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल चाहिए। रिलायंस ने किसी एक सोर्स का पता लगाया, किसी एक बैंक या किसी एक प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेंचर कैपिटलिस्ट को पकड़ा और कहा कि मुझे 100 करोड़ चाहिए।
अब उसमें से पहला इंस्टॉलमेंट था 20 करोड़ रुपीस का, वेंचर कैपिटल ने 20 करोड़ रुपीस सीधा रिलायंस को दे दिया। बट अब है ऐसा कि जैसे ही सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात आई, वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे बाद में दूंगा, या मेरे पास अभी नहीं है, या पैसा मैं कहीं और से अरेंज करके देता हूं, इस तरीके से सब नाटक शुरू किए। नाउ यू टेल मी, क्या ये सोर्स कभी रिलायबल हो सकता है? क्योंकि कंपनीज को वर्किंग कैपिटल की जरूरत फ्यूल की तरह होती है। वर्किंग कैपिटल इज लाइक ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, वर्किंग कैपिटल इज लाइक फ्यूल इन द कार इंजन। अगर ये फ्यूल नहीं जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर वर्किंग कैपिटल टाइम टू टाइम बिजनेस में सर्कुलेट नहीं की गई तो बिजनेस की प्रेस्टीज, बिजनेस का परचेज, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, राइट, कस्टमर मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, ये सभी चीजों के ऊपर उसकी बुरी असर आ सकती है। सो ऑलवेज ट्राई टू रेज द वर्किंग कैपिटल फ्रॉम दोज सोर्स विच आर कंसीडर्ड एज रिलायबल सोर्सेस इन द मार्केट। अगर आप वर्किंग कैपिटल का रिलायबल सोर्स ढूंढ सकते हो तो वही आपको वर्किंग कैपिटल को विदाउट एनी इंटरप्शन उसकी सप्लाई कर सकता है, राइट। सो रिलायबिलिटी के बाद एक देखते हैं हम रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा कोई सोर्स पसंद ना करें जिसके ऊपर गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस हो, राइट। ऐसा कोई सोर्स पसंद ना करें जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो, जैसे आरबीआई ने इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेके रखी है, राइट। या हो सकता है कि इसका पहले से ही बहुत सारा डेट है। आप ये भी देख सकते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग जो लेंडर है, आप जहां से पैसा लेके आ रहे हो सकता है उसने भी कहीं से पैसा उधार लिया हो, तो एग्जिस्टिंग लेंडर है उसका पैसा टाइम टू टाइम चुकाया जा रहा है कि नहीं, ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। वरना अल्टीमेटली जस्ट बिकॉज यू आर डीलिंग विद दैट कंपनी, वो लीगल रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आ जाए। सो रेस्ट्रिक्शंस के बाद एक है हेजिंग अप्रोच। सी अब जब भी वर्किंग कैपिटल को रेस करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपको एक हेजिंग अप्रोच को फॉलो करना है। हेजिंग अप्रोच का मतलब मैं समझाता हूं सिंपल भाषा में। व्हेन द वर्किंग कैपिटल इज गेटिंग into the business, you think at that same point of time, how will I repay it back, or how will this working capital go out of the business? जैसे ही आपको पैसा मिला, आपने उसी वक्त प्लानिंग कर लिया, उसी वक्त आपने सोच लिया कि ये वर्किंग कैपिटल को चुकाया कैसे जाएगा। सो जब भी आप वर्किंग कैपिटल को इश्यू करते हैं तो हेज करने के बारे में सोचिए। हेज का मतलब क्या होता है? टुडे यू आर गेटिंग इनफ्लो ऑफ कैश, बट टुडेज इनफ्लो मीन्स टुमारोज आउटफ्लो, बिकॉज यू आर टेकिंग मनी ऑन क्रेडिट, यू आर बोरोइंग द मनी। तो जब भी आप कुछ बोरो करते हैं तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी, ऐसे कौन से हेजिंग वाले स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे कि जिससे ये वर्किंग कैपिटल टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट या लम सम एक साथ चुकाया जाएगा। व्हेनेवर रेजिंग द फंड, मान लो आपने एक पर्सनल लोन ली, ये पर्सनल लोन लेते वक्त अगर आप ये सोचोगे नहीं कि पर्सनल लोन को चुकाते वक्त पैसा कहाँ से आएगा, बिलीव मी टाइम बीत जाएगा, लोन चुकाने की डेट आ जाएगी, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने की वजह से आप शायद उस लोन को टाइम पे नहीं चुका पाओगे। तो ये भी एक गाइडिंग फैक्टर है कि वर्किंग कैपिटल जैसे ही आए तुरंत आपको फील करना शुरू करना है कि ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को चुकाने के लिए भी पहले से अगर कोई चीज डिसाइड कर दी जाए तो वो हेजिंग अप्रोच हो जाएगा। एक बार पैसा आया तो सामने वो पैसा कैसे जाएगा उसका भी हमने इंतजाम या उसकी भी सोच हमने पहले से डेवलप कर ली है। सो मैं अपनी भाषा में सिंपल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से आपको पैरामीटर्स और ये पूरी थियरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम श्योर अगर आप इसको एक बार स्टडी मटेरियल से पढ़ लोगे और अपने हिसाब से अगर इसको डाइजेस्ट करने की ट्राई करोगे तो इतने पॉइंट याद रखने के बाद इसको एग्जाम में लिखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। इसका आप एक कोड अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, गाइड, उसमें आप बना सकते हैं CIFRRH, राइट। तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसको थोड़ा अपने हिसाब से अलग तरीके से भी वर्ड बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं इसको CIFRRH यानी कि सिफ्रा या सिफ्र करके याद
रखता हूँ, एक दवाई के नाम जैसा लगता है, बट यस, इससे मैं लाइन में लिख सकता हूँ कि कॉस्ट फैक्टर, इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग, फिजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन एंड hedging approach. These are the factors which you must keep in mind while deciding the source of working capital.